गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके बीच धातु तथा अधातु चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे अयस्क से धातु प्राप्त करने की। तो धातुएं कैसे प्राप्त की जाती हैं। देखिए, जितनी भी धातुएं, सोना हो, चांदी, लोहा, कॉपर, जिंक, जितनी भी धातुएं हैं वो अर्थक्रस्ट के नीचे यानी खानों से प्राप्त की जाती हैं। अर्थक्रस्ट को खोद कर अर्थक्रस्ट के नीचे पाई जाती है। वो खानों से हम खोद के प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है खनिज की। किसे कहेंगे खनिज। देखिए, खनिज का मतलब हुआ हमारी भूपर पट्टी, यानी भूपर पट्टी का मतलब हुआ ऊपर का जो लेयर है अर्थ की, इसको खोदकर इसके नीचे जो होंगे, भूपर पट्टी के नीचे स्थित समस्त जो यौगिक होंगे या समस्त जो तत्व होंगे, भूपर पट्टी में पाए जाने वाले सभी यौगिक या सभी तत्व जो होंगे वो कहलाते हैं खनिज। यानी लेकिन कैसे तत्व? भूपर पट्टी में स्थित सभी अकार्बनिक, हमारे भूगर्भ पेटी में पाए जाने वाले समस्त अकार्बनिक यौगिक जो कहलाएंगे वो खनिज कहलाते हैं। ऑल द एलिमेंट्स और कंपाउंड फाउंड, ऑल द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। जितने भी अकार्बनिक तत्व या पदार्थ, हमारे तत्व या यौगिक हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे पाए जाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब अकार्बनिक शब्द का देखिए, अकार्बनिक शब्द का मतलब हुआ डिफर फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट। हमारे जमीन के नीचे अर्थ क्रस्ट के नीचे देखिए, जैसे फॉसिल्स पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल होता है, पेट्रोलियम होता है, पेट्रोल होता है। तो जितने ये सब किससे प्राप्त होते हैं? ये सब किससे बने होते हैं? फॉसिल्स जो होते हैं वो सदियों पहले, अगर लाखों वर्षों पूर्व जितने पेड़ पौधे और जीव जंतु अर्थ क्रस्ट के नीचे दब जाते हैं उससे फॉसिल बना, उसी से फॉसिल फ्यूल बना। लेकिन उनसे डिफर, उनसे अलग जो अकार्बनिक यौगिक पाए जाएंगे अर्थ क्रस्ट के नीचे वो कहलाएंगे खनिज। सो मिनरल इज डिफाइंड एज ऑल इनऑर्गेनिक एलिमेंट और एलिमेंट एंड कंपाउंड फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। भूपर पट्टी के नीचे पाए जाने वाले समस्त अकार्बनिक तत्व तथा यौगिक जो होंगे वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। दूसरी बात आती है और किसे कहते हैं? और उसे कहते हैं जिससे ऐसे मिनरल, ओर्स आर मिनरल फ्रॉम विच वी गेट मेटल। ऐसे मिनरल जिनसे मेटल प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? और कहते हैं। यानी वे खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त की जाती है उनको कहते हैं अयस्क। याद रख लेना, वे खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त की जाती हैं, जिनसे आसानी से धातुएं प्राप्त की जा सकती है और बहुत ही प्रॉफिटेबली धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं या की जाती है, उन्हें कहते हैं अयस्क। यानी ऑल मिनरल्स, यानी दोज मिनरल्स फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्ट मेटल आर नोन एज ओर of that particular metal. So all mineral from which we get a metal very easily and profitably, बहुत आसानी से और प्रॉफिटेबली, बहुत या प्रॉफिटेबली कहें या बहुत वेरी चीपली, बहुत सस्ते में हम धातुएं प्राप्त कर लेते हैं जिन मिनरलों से, ऐसे मिनरल को कहेंगे अयस्क। याद रख लेना, जैसे हमने एल्यूमिनियम प्राप्त किया किससे? एल्यूमिनियम का जो ओर हुआ Al2O3, एल्यूमिना यानी बॉक्साइट कहते हैं इसको। ऐसे लोहा प्राप्त किया हमने हेमेटाइट Fe2O3.2H2O, या मैग्नेटाइट Fe3O4 से। और ऐसे ही कॉपर पायराइट से कॉपर प्राप्त किया, जिंक ब्लेंड से जिंक प्राप्त किया, NaCl से क्या प्राप्त किया? Na प्राप्त किया। तो एल्यूमिनियम का और कौन सा हुआ? Al2O3। आयरन के और कौन से हुए? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। जिंक ब्लेंड किसका और हुआ? इससे क्या प्राप्त होगी? जिंक प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब हुआ ऐसे मिनरल जिनसे मेटल प्राप्त होगी उसको कहेंगे और हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे पाए जाने वाले सभी अकार्बनिक यौगिक, ऑल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। अब तीसरी बात आती है अपयस्क की। किसे अपयस्क या गैंग कहेंगे? देखिए, मिनरल, वी गेट मिनरल या मिनरल्स एंड और आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, जमीन के नीचे पाए जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि पॉलीथीन में बंद करके बिल्कुल साफ करके और पॉलीथीन के रैपर के अंदर रखे होंगे और हम निकालेंगे तो बिल्कुल फाड़ के बिल्कुल साफ हमें मेटल प्राप्त हो जाएगा, साफ और प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी इम्प्योरिटीज फाउंड इन द ओर इज नोन एज गैंग। यानी किसी भी अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों को कहते हैं गैंग, इम्प्योरिटीज। ठीक है, जितनी अशुद्धियां होंगी, इम्प्यूरिटी,
ठीक है, जितनी अशुद्धियां होंगी, किसमें होंगी अशुद्धियां, अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों को गैंग या अपयस्क कहते हैं। इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ या तो रॉक पार्टिकल हो सकते हैं, रॉक पार्टिकल हो सकते हैं, या डस्ट पार्टिकल या सैंड पार्टिकल हो सकते हैं। तो रॉक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, ये सभी क्या होंगी, इम्प्योरिटीज अर्थ क्रस्ट के नीचे यानी अयस्क के साथ पाई जाएंगे। अयस्क में पाई जाने वाली जो इम्प्योरिटीज होंगी जनरली रॉक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, सैंड पार्टिकल होंगे। तो इन्हीं इम्प्योरिटीज को कहेंगे क्या, गैंग। तो किसी अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। और वैसे भी देखिए, जैसे हमने खेत से मूली लाते हैं, मूली उखाड़ते हैं, तो मूली में मिट्टी इत्यादि लगी रहती है। ऐसे ही जो मिनरल एंड और वी गेट फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, मतलब खानों में खोद के अगर हमने मिनरल और प्राप्त करना है तो वहां पे क्या होगा, उसमें मिट्टी, धूलकण, पत्थर के टुकड़े इत्यादि पाए जाएंगे। तो वो सभी पत्थर के टुकड़े जो इम्प्योरिटीज हैं, किसी भी और में पाई जाने वाली जो इम्प्योरिटीज हैं, उसी को क्या कहेंगे, गैंग या अपयस्क कहेंगे। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी या धातुकर्म या धात्विकी कहते हैं। किसे कहेंगे धात्विकी, किसी भी अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए जितनी प्रक्रियाएं प्रयुक्त की जाती हैं उसी को धातुकर्म या धात्विकी कहते हैं। यानी किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने या उपयोग में लाई जाने वाली धातु प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त समस्त प्रक्रमों को या समस्त प्रक्रियाओं को मेटलर्जी कहते हैं, यानी धात्विकी कहते हैं। तो धात्विकी का मतलब हुआ ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग या इन गेटिंग, all the processes used for getting a metal from its ore। किसी भी धातु से या किसी भी अयस्क से उस धातु को प्राप्त करने के लिए जितनी प्रक्रियाएं प्रयुक्त की जाती हैं वो सभी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। सो मेटलर्जी इज द प्रोसेस, ऑल द प्रोसेसेस, यानी वी कैन डिफाइन मेटलर्जी एज ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व या ऑल द प्रोसेसेस यूज इन गेटिंग या यूज फॉर गेटिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। किसी भी धातु को प्राप्त करने के लिए यानी अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए जितनी प्रक्रियाएं प्रयुक्त की जाती हैं वो सभी प्रक्रियाएं मेटलर्जी के अंतर्गत इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, तो मेटलर्जी के 3 स्टेप्स जनरली होते हैं। फर्स्ट वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी अयस्क का सांद्रण, दूसरा होता है रिडक्शन यानी अपचयन, और तीसरा होता है प्यूरिफिकेशन। होता क्या है, देखो we know that गैंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द ओर। हमें पता है कि गैंग पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ओर में, यानी अशुद्धियां या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है अयस्क में। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कंसंट्रेट बाय इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओर वी गेट प्योर ओर। यहाँ पे इम्प्योरिटी हट जाएंगी, गैंग पार्टिकल रिमूव हो जाएगा तो हमें प्योर ओर प्राप्त हो जाएगा। सेकेंड स्टेप, देन वी यूज रिडक्शन। रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ मेटल फ्रॉम ओर। किसी भी ओर से मेटल प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं उसका रिडक्शन। एंड थर्ड स्टेप प्यूरिफिकेशन, द मेटल वी गेट फ्रॉम रिडक्शन इज नॉट इन प्योर स्टेट। ठीक है, द मेटल विच वी गेट फ्रॉम द रिडक्शन प्रोसेस इज नॉट प्योर, सो फॉर गेटिंग अ प्योर मेटल वी यूज प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। इसके लिए हम प्यूरिफिकेशन प्रोसेस यूज करते हैं। इसको स्टेप वाइज देखते हैं। पहली प्रोसेस हमने देखी, फर्स्ट प्रोसेस कौन सी है, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। फर्स्ट वन इज द कंसंट्रेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, केवल कंसंट्रेशन लिख रहा हूं, यानी सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण का मतलब हुआ सेपरेशन ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। किसी भी अयस्क में से अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया या गैंग पार्टिकल को दूर करने की प्रक्रिया को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब हुआ रिमूविंग इंप्यूरिटीज। ठीक है, अशुद्धियों को हटा दिया। इस प्रोसेस द्वारा, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर के द्वारा हमने अशुद्धियों को हटा दिया या गैंग पार्टिकल को हटा दिया। बाय दिस वी गेट प्योर ओर। इससे हमें क्या प्राप्त हो गया, शुद्ध ओर प्राप्त हो गया, इसमें अब कोई अशुद्धियां नहीं बची। इसके लिए हालांकि बहुत सी प्रोसेसेस यूज की जाती है, लाइक हाइड्रोलिक वॉशिंग, पानी से धोया जाता है, देन या फिर फ्रोथ प्रोटेशन प्रोसेस यूज की जाती है, या केमिकल प्रोसेस यूज की जाती है, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस यूज की जाती है। लेकिन ये प्रोसेसेस आप जब 11th-12th में पहुंच जाओगे तब पढ़ोगे। अभी जनरली इतना आपके 10th के कोर्स के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर का मतलब हुआ अयस्क का सांद्रण, यानी द प्रोसेस इन विच
impurities are separated या impurities are removed from the ore is known as concentration of the ore. किसी भी अयस्क से अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं concentration of the ore या अयस्क का सांद्रण. अब concentration of ore से हमें क्या प्राप्त हो गया, प्योर ore प्राप्त हो गया. Then we use रिडक्शन. तो अब हम क्या प्रक्रिया उपयोग में लाएंगे, रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब हुआ अपचयन. अपचयन करने के लिए एक चीज याद रख लेना, जनरली ओर इज फाउंड इन दीज 3 स्टेट्स. इन 3 स्थितियों में ओर मिल सकता है, या तो ऑक्साइड के रूप में, या सल्फाइड के रूप में, या कार्बोनेट के रूप में. ठीक है. Generally there are 3 types of general ores are 3 types: ऑक्साइड ओर, सल्फाइड ओर एंड कार्बोनेट. अगर हमारा ऑक्साइड ओर है, ऑक्साइड ओर जैसे एग्जांपल भी लिख देता हूँ, जैसे आयरन का ऑक्साइड ओर होता है हेमेटाइट. सल्फाइड ओर जैसे मैंने लिख लिया जिंक सल्फाइड, ये सल्फाइड ओर है. या कार्बोनेट ओर जैसे जिंक. These are different types of ore. This one is oxide, this one is sulfide and this one is carbonate ore. अगर हमारा ऑक्साइड ओर है तो ऑक्साइड ओर का तो सीधे हम क्या कर लेते हैं, रिडक्शन कर लेते हैं. लेकिन अगर हमारे पास सल्फाइड और कार्बोनेट ओर है तो सल्फाइड और कार्बोनेट ओर को पहले किसमें बदला जाता है, सल्फाइड और कार्बोनेट ओर को पहले बदला जाता है ऑक्साइड में, तब जाके उसका रिडक्शन किया जाता है. फॉर कन्वर्टिंग सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर वी यूज, फॉर कन्वर्टिंग सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड ओर वी यूज रोस्टिंग. हम कौन सी प्रक्रिया यूज करते हैं, भर्जन. भर्जन का मतलब हुआ भड़ाना, मतलब जलाना. मतलब कहने का मतलब हुआ रोस्टिंग. रोस्टेड या रोस्टिंग वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, रोस्ट. रोस्ट मतलब रोस्टेड चिकन, रोस्टेड मटन भी होता है. अंग्रेज लोग ज्यादातर रोस्टेड मटन का यूज करते हैं, बिना ऑयल, बिना फैट रहित. तो रोस्टिंग का मतलब हुआ, होता क्या है, देखो रोस्टिंग का मतलब किसी भी पदार्थ को अगर एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग. लेकिन यहाँ पे रोस्टिंग का मतलब क्या होगा, जो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर है, इस सल्फाइड ओर को एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट किया जाएगा तो ये सल्फाइड ओर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में. ठीक है, प्लस SO2. दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग. तो भर्जन का मतलब हुआ सल्फाइड ओर को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करके उसे ऑक्साइड अयस्क में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन. सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन. जैसे जिंक सल्फाइड है ZnS प्लस O2 इज इक्वल टू ZnO प्लस SO2. बैलेंस द इक्वेशन 3 2 2 2 देख लेना, बैलेंस होगी. या फिर हमारा लेड सल्फाइड है PbS 2PbS प्लस 3O2 इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गली हीट, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तब ये बन जाता है 2PbO प्लस 2SO2. तो कहने का मतलब हुआ कि भर्जन प्रक्रिया द्वारा या रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू सल्फाइड और सल्फाइड अयस्क जो है ऑक्साइड अयस्क में बदल जाते हैं. सो रोस्टिंग इज the process in which sulfide ore is strongly heated in the presence of air and converted into oxide ore. This process is known as roasting. ऐसी प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड ओर को एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट किया जाता है और सल्फाइड ओर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड ओर में. तो उस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, भर्जन. सेकेंड प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन का मतलब देखो, कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन यूज किया जाता है. होता क्या है देखो, कार्बोनेट और एब्सेंस ऑफ एयर में जब स्ट्रांगली हीट किया जाएगा तो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड ओर प्लस, क्योंकि कार्बोनेट है तो CO2 बाहर निकलेगी. सो द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड, स्ट्रांगली हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर and this ore is converted into oxide ore is known as calcination. The process in which carbonate ore is heated in the absence of air
is known as calcination, and by this process carbonate ore is converted into oxide ore। यानी वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट एसिड को वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ पे प्रेजेंस है, यहाँ पे अब्सेंस है, वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे कि कार्बोनेट और ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है। उस प्रक्रिया को कहते हैं कैल्सिनेशन। जैसे एग्जांपल वी हैव जिंक कार्बोनेट। इफ यू हीट जिंक कार्बोनेट इन अब्सेंस ऑफ एयर, इट डिकम्पोज टू गिव जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्सिनेशन हो गया। तो अब देखिए, या लेड कार्बोनेट है PbCO3, इसको गर्म किया आपने तो यू गेट PbO लेड ऑक्साइड प्लस CO2। सो बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, सल्फाइड ओर और ऑक्साइड, सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर किस में बदल गई इन प्रक्रियाओं द्वारा? देखो ये क्या हुआ है, ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गए। तो जनरली ऑक्साइड ओर में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है रिडक्शन से पहले, क्योंकि द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ऑक्साइड इज मोर इजीली इन कंपेरिजन ऑफ सल्फाइड एंड कार्बोनेट। कार्बोनेट या सल्फाइड की तुलना में ऑक्साइड एसिड का अपचयन आसानी से हो जाता है, इसलिए सल्फाइड या कार्बोनेट को पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रक्रिया द्वारा पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। अब जाके हम इनका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। याद रख लेना, अभी रिडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, रिडक्शन से पहले सल्फाइड या कार्बोनेट और थे, तो हमने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन द्वारा उनको कन्वर्ट किया किसमें? ऑक्साइड में। देन वी यूज रिडक्शन। रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मेटल फ्रॉम ओर। रिडक्शन में ओर से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? मेटल। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर। किसी भी ओर से या ऑक्साइड ओर से मेटल प्राप्त करने की विधि को कहते हैं रिडक्शन। अलग अलग मेटल के लिए, अलग अलग मेटेलिक ऑक्साइड के लिए अलग अलग रिडक्शन प्रोसेस यूज की जाती है। फॉर मेटल, सबसे पहले देखो, वैद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे स्थित मेटल जो होते हैं लाइक Hg और Ag को, केवल इनके ऑक्साइड को तो केवल गर्म कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? मेटल प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? मेटल प्राप्त हो जाएगा। फॉर वी कैन से, हम कह सकते हैं कि फॉर द मेटल्स which lie at the bottom of the रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज की बॉटम में सबसे नीचे पर स्थित है, यानी लो रिएक्टिव मेटल जो है, उनके ऑक्साइडों को तो केवल क्या कर दिया जाता है? उनके ऑक्साइड को केवल क्या कर दिया जाता है? गर्म कर दिया जाता है और उसी से मेटल प्राप्त हो जाता है। जैसे हम देखेंगे HgO है, इसको गर्म कर दिया, ये टूट कर Hg और O2 बना लेता है। रिएक्शन बैलेंस कर लो, 2Hg प्लस O2। ठीक है, यानी यहाँ पे मेटल हमें प्राप्त होगी Hg। ऐसे ही Ag2O है, सिल्वर ऑक्साइड, इट फॉर्म Ag प्लस O2, 2 लगा लो, 4 लगा लो और O2। ठीक है, एक तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो बहुत ही नीचे स्थित लो रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक Hg और Ag, इनके ऑक्साइडों को तो केवल गर्म करते हैं और मेटल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये था लो रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड को तो केवल गर्म करने पर ही मेटल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा जो बीच में स्थित है मॉडरेटली रिएक्टिव, यानी मध्यम रूप से क्रियाशील धातु, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया और कॉपर हो गया। ठीक है, बीच में जो यानी रिएक्टिविटी सीरीज में याद रख लेना, कॉपर से नीचे जितनी है लो रिएक्टिव, कॉपर से लेके ऊपर जिंक तक जितनी है वो मॉडरेटली रिएक्टिव जो मेटल है, उनके लिए हम क्या करते हैं? वी यूज कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके लिए कोक चूर्ण या कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है प्लस C इज इक्वल टू जिंक प्लस CO। कार्बन ये अपचयित होकर धातु प्राप्त हो जाएगी जिंक। ऐसे ही Fe2O3 है, इसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करते हैं। 3 ऑक्सीजन है तो 3 ये लेंगे, 2Fe बन जाएगा प्लस 3CO2। याद रख लेना, यहाँ पे Fe प्राप्त हो गया,
यानी बीच में स्थित जो बीच में स्थित मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है जैसे जिंक, आयरन और कॉपर के लिए, इनके ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए वी यूज कोक यानी कार्बन चूर्ण या कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक हो गया। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम ये यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद हाईली रिएक्टिव के लिए, अच्छा मॉडरेटली के लिए एक चीज और यूज किया जाता है। फॉर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स वी यूज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वी यूज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंगली भी इनको क्या करते हैं, रिड्यूस किया जाता है। जैसे यहां पे लिखता हूं, जैसे यानी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को रिड्यूस कर सकती है, लेकिन नीचे वाली मेटल कभी ऊपर वाली को रिड्यूस नहीं कर सकती। जैसे Fe2O3 है, इसको रिड्यूस करने के लिए वैसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज किया जाता है, लेकिन इसको रिड्यूस करने के लिए इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल का यूज किया जा सकता है। जैसे एल्यूमिनियम का जनरली यूज करते हैं। एल्यूमिनियम ऊपर स्थित है आयरन से रिएक्टिविटी सीरीज में, तो एल्यूमिनियम आयरन को आयरन ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देगी। जैसे एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा प्लस Fe। ठीक है। जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन में इतनी ज्यादा हीट जनरेट होती है कि वी गेट आयरन इन द मोल्टन स्टेज। मोल्टन स्टेज, पिघली हुई अवस्था में आयरन, देखो पिघलता नहीं देखा होगा किसी ने, लेकिन इस रिएक्शन में आयरन जो प्राप्त होगा वो पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होगा। एंड इसलिए इतनी ज्यादा हीट होती है कि आयरन पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आती है थर्माइट रिएक्शन। द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद फेरिक ऑक्साइड is known as thermite reaction. In this reaction iron is found या we get iron in the molten state. इस रिएक्शन में आयरन जो है मोल्टन स्टेट में, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि आयरन पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। तो ये थर्माइट रिएक्शन है। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, इतनी ज्यादा एनर्जी या हीट निकलती है कि आयरन पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। तो ये थर्माइट रिएक्शन होगी। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को रिड्यूस करने के लिए हम ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी सहारा ले सकते हैं। और थर्माइट रिएक्शन का यूज भी एग्जाम में आता है। तो रेल की पटरियों को जोड़ने में, या कोई पुर्जा टूट गया, कोई क्या कहते हैं, कोई किसी मशीन का पुर्जा टूट गया तो उनके या टूट गया या उनमें क्रैक्स आ गए तो उनको जोड़ने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, थर्माइट रिएक्शन। ये तो हो गया मॉडरेटली रिएक्टिव। अब बात आती है तीसरा, थर्ड वन इज द हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव एल्यूमिनियम से ऊपर जितनी भी है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, लिथियम, इन सबको रिड्यूस करने के लिए इन सबको रिड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको विद्युत अपघटन। इनको क्या यूज करते हैं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में विद्युत अपघटन में जैसे Al2O3 है, एल्यूमिना है, इसका विद्युत अपघटन किया। इसका विद्युत अपघटन करने के लिए जैसे एल्यूमिनियम Al2O3 है, ठीक है, या सोडियम ऑक्साइड है, उससे समझोगे। चलो Al2O3 को समझ जाओगे तो देख लेना। Al2O3 को हमने तोड़ा, 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, 3 दूनी 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव। ठीक है। सबसे पहले डिसोसिएशन किया एनोड और कैथोड, दो रिएक्शन होंगी इलेक्ट्रोलाइसिस में, एनोड में और कैथोड में, और लास्ट में कैथोड में मेटल प्राप्त हो जाएगी। देखो एनोड में क्या होता है, एनोड में सबसे पहले इस रिएक्शन में अभी होता क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए एक चीज ध्यान में रख लेना कि किसी का भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए सबसे पहले आप क्या करना, अगर सबसे पहले आयनों में तोड़ा, आयनों में तोड़ने के बाद जो निगेटिव आयन है अगर ऑड नंबर पे, जैसे यहाँ पे ऑड नंबर में 3 है विषम संख्या में, तो उसको सम बनाने के लिए इक्वेशन को 2 से गुणा कर देना, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर एनोड में ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीकरण होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है यानी अपचयन होता है। अपचयन कहाँ होता है, कैथोड में, और ऑक्सीकरण होता है एनोड में। निगेटिव आयन को लिख देना एनोड में
लिख दिया नेगेटिव आयन को, कैथोड में पॉजिटिव आयन को लिख दिया। शॉर्ट स्टेप, इजी स्टेप बता रहा हूँ। उसके बाद देखो निगेटिव आयन क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि निगेटिव आयन ही इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो एक ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 6 ऑक्सीजनों में कितने एक्स्ट्रा होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 12 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा त्याग देंगे तो बनाना तो चाहिए 6 हो, लेकिन वी नो दैट ऑक्सीजन फाउंड इन द एटॉमिक फॉर्म 3O2 बन गया कहाँ, एनोड पे। कैथोड में 4Al3 पॉजिटिव है, उसने 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इट फॉर्म क्या बना लेगा 4Al, क्योंकि जितने पॉजिटिव थे वो निगेटिव से कट गए तो केवल 4Al बचा, तो एल्यूमिनियम धातु कहाँ प्राप्त होगी, कहाँ प्राप्त होगी, कैथोड पे। तो याद रख लेना इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करेंगे तो कैथोड में मेटल प्राप्त हो जाएगा। सो वी गेट एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो जितनी भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनके ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। एक और इलेक्ट्रोलाइसिस बताता हूँ, चलो सोडियम ऑक्साइड की बताता हूँ, या सोडियम इज फाउंड, सोडियम होता है NaCl, ठीक है, सोडियम NaCl होता है। अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है Na और Cl, एक Na एक Cl, Na+1 Cl -1 वैलेंसी होती है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी इसका +1 होगा और इसका -1 हो गया। मैंने क्या कहा था, 2 रिएक्शन लिख देनी है, एनोड और कैथोड। एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज, ऑक्सीडेशन भी नहीं समझ रहे हो तो इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे एनोड में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे कैथोड में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे एनोड में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे कैथोड में। अब देखना मैंने कहा था सबसे पहले आयनों में तोड़ा, उसके बाद आयनों में तोड़ने के बाद देखना अगर ऑड नंबर पर है निगेटिव आयन तो उसको इवन कर लेना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2Na हो गया, ठीक है। मैंने क्या कहा था, निगेटिव आयन एनोड में लिखना, पॉजिटिव आयन कैथोड में लिखना। अब निगेटिव आयन में देख लेना कितने इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा है, 2 क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देगा, तो ये बना लेगा 2Cl, लेकिन 2Cl होता नहीं है, क्लोरीन फाउंड इन द Cl2 फॉर्म, तो क्लोरीन गैस मुक्त होगी एनोड पर। कैथोड में यही 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड में एक्सेप्ट किए जाएंगे सोडियम द्वारा, और 2Na पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव से 2 निगेटिव कट गए, केवल क्या बचेगा 2Na, तो सोडियम धातु प्राप्त होगी कहाँ, कैथोड में। तो इस तरह से हमारा जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके ऑक्साइडों को या उनको उनके ओर को रिड्यूस करने के लिए वी यूज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। तो ये तो आज का टॉपिक रिडक्शन तक करते हैं। तो रिडक्शन में याद रखना, रिड्यूस करने से पहले कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को, कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन प्रोसेस द्वारा और सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग प्रोसेस द्वारा, भर्जन तथा निस्तापन प्रक्रियाओं द्वारा इनको किसमें बदल दिया जाता है, इनको बदल दिया जाता है ऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्साइडों का रिडक्शन इजीली होता है। अब ऑक्साइडों के रिडक्शन के लिए भी 3 स्टेप यूज किए जाते हैं। हाईली रिएक्टिव जो है उनके लिए तो इलेक्ट्रोलाइसिस यूज किया, मॉडरेटली रिएक्टिव जो रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में है, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया ना, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, इनको रिड्यूस करने के लिए या तो कोक पाउडर यानी C या कार्बन मोनोऑक्साइड CO का यूज किया जाता है। जबकि इनको डिस्प्लेस करने के लिए या इनको रिड्यूस करने के लिए वी ऑल्सो यूज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनको रिड्यूस करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज करते हैं, जैसे थर्माइट रिएक्शन का यूज करते हैं आयरन को प्राप्त करने के लिए। फेरिक ऑक्साइड को रिएक्शन अगर आयरन से करेंगे, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेना, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो द रिएक्शन of ferric oxide with aluminium is known as thermite reaction because in this reaction so much amount of heat is liberated that iron is found in the molten state। यहाँ पे आयरन जो प्राप्त होता है या we get iron in the molten state, यहाँ पे आयरन molten state में या पिघली अवस्था में प्राप्त होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए या विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं के लिए तो इलेक्ट्रोलाइसिस यूज किया, बीच के लिए या तो C या CO का यूज किया या थर्माइट अभिक्रिया जैसे यूज की थी हमने, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सहारा लिया। जबकि नीचे वाली स्थित धातुएं जैसे HGA, AGA, इनको रिड्यूस करने के लिए डायरेक्टली इनके ऑक्साइड को हीट कर लिया जाता है, जिससे कि हमें मेटल प्राप्त हो जाता है। तो अब नेक्स्ट वन शोधन करेंगे इसका। प्यूरिफिकेशन का मतलब बाय द रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस से जो मेटल प्राप्त होगा वो टोटली प्योर नहीं होगा, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी उसमें अवेलेबल रहती हैं, मतलब मौजूद रहती हैं। उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने की प्रक्रिया को कहते हैं प्यूरिफिकेशन। सो प्यूरिफिकेशन इज द प्रोसेस
ऑफ गेटिंग प्योर मेटल। शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहेंगे प्यूरिफिकेशन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।